पंकज साहब, अब एक चीज और बताता हूं आपके, क्योंकि आप ही की रिपोर्ट में कंपैरिजन है, आपने मतलब इंटरनेशनल जो बड़े डेस्टिनेशन है, मैका हो गया, वेटिकन हो गया, इनसे कंपैरिजन किया है। वो आपका एक ऐसा एनालिटिकल कंपैरिजन है जहां पर कितने लोगों ने विजिट किया, कोई रियल स्टेट का डेटा कि वहां पर, क्योंकि ये स्टैब्लिश सेंटर्स हैं। अगर हम बात करें मैका की तो वो मुस्लिम लोगों का एक बड़ा धार्मिक स्थल है, वेटिकन है तो जहाँ क्रिश्चियंस की बहुत आस्था है, या और भी ऐसे जो कंपैरिजन में यहाँ पर थे, वहां कुछ रियल स्टेट का इम्पैक्ट है जिसका हम यहाँ आज एग्जाम्पल कोट कर पाए? देखिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी का वो रीज़न रहा है वहाँ मक्का पे जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है उसकी वजह से वहाँ का रियल एस्टेट का, वहाँ पे होटल की डिमांड, वहाँ पे शॉपिंग की डिमांड और बाकी सारी डिमांड का जो रीजन है वो मक्का की अट्रैक्शन है और जो ड्रॉ करता है इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को। और यही कारण है कि वहाँ के जो प्राइजेज़ होंगे वो हाईएस्ट होंगे। मैंने उतना कंपैरिजन करके देखा नहीं, तो मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं बता दूँ कि वहाँ के हिसाब से अयोध्या के कहाँ हैं। हाँ, लेकिन बट ये तो आपकी रिपोर्ट में दिख रहा है, चाहे जेरूशलम हो, ये हो, कि वहां जितना लोग आ रहे हैं उसके कई गुना तो एक क्वार्टर में ही अयोध्या में आ रहे या बट एक और भी चीज़ है, हम लोग की अभी पर कैपिटा इनकम जो है उन कंपैरिजन पे थोड़ी कम है। हैं। तो स्पेंडिंग पावर अगर हम उनके बराबर ना रखें तब भी मेरे हिसाब से हमने बहुत बड़ा पोटेंशियल खोल दिया है। अगर आप 800 900 1 बिलियन 100 बिलियन के करीब का पोटेंशियल अयोध्या के अंदर ही होते हुए देख रहे हैं, अगर 1000 रुपये का एक्सपेंडिचर पर पर्सन भी अगर हम मान करके चलते हैं तो वो कन्वर्ट होता है करीब 3 या 4 करोड़ रुपीस पर एकड़ की लैंड के भाव में, अगर कैपिटलाइज करके देखें। और वो इट्सेल्फ इज़ वेरी मैसिव, क्योंकि अगर 2019 के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास 1 मिलियन भी पॉपुलेशन नहीं, फ्लोटिंग पॉपुलेशन वहाँ पे जाती नहीं थी। और उसके करस्पॉन्डिंग जो प्राइस होता वो एवरेज प्राइस 5 से 10 लाख रुपए पर एकड़ होता, जो बढ़ कर के 3 से 4 करोड़ रुपए के रेंज में इस पोटेंशियल के बेसिस पे बन करके आ रहा है। ये एक छोटा सा मैथ्स करके भी हम देखते हैं। अब जैसे जैसे यहाँ पे मोर एफ्लुएंट पॉपुलेशन बेस आती चली जाएगी उतना ज़्यादा और इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर तो आज अब 1000 रुपये को बढ़ा के अगर 10,000 रुपये कर देंगे तो लैंड के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा और बड़ा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर ऑन दैट पर्टिकुलर लैंड इज़ इंक्रीजिंग। और वो आपको वहाँ के भाव को बढ़ा। और यही कारण है कि वाई मुंबई जो है कॉस्टलीस्ट है, बिकॉज द रीज़न इज़ जो आपने 460 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर हम 5 या 6% ऑफ इंडिया जीडीपी को प्रोड्यूस करते हैं, और यही कारण है कि यहाँ की लैंड के भाव जो है इतने ज़्यादा हैं। अभिनंदन जी, इसमें एक एस्पेक्ट और होगा। एक तो लोकल डेवलपमेंट, हमने देखा बहुत लंबी लिस्ट है अयोध्या जी की ही, क्योंकि हम सारी बातचीत उस शहर के इर्द गिर्द कर रहे हैं कि वहाँ पर इतना सब कुछ नए निर्माण, जैसे पंचकोशी परिक्रमा मार्ग हो रहा है, 14 कोशी परिक्रमा मार्ग, 84 कोशी, और उस पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। तो ये तो इंफ्रा आपने डेवलप कर दिया। एक बड़ा फैक्टर है कनेक्टिविटी का। चूंकि अयोध्या जी में तो मंदिर बनना था, तो वहां रेल कनेक्टिविटी भी बेहतर की गई, नया स्टेशन बनाया गया, एयरपोर्ट भी बना दिया गया। लेकिन अभी ये जो लिस्ट में बाकी के शहर मैंने भी गिना है, अभी इनके पास कनेक्टिविटी के, एयर कनेक्टिविटी के साधन कंपैरेटिवली थोड़े कम है। रेल कनेक्टिविटी फिर भी होगी। क्या कनेक्टिविटी वो एक मेजर पार्ट है? और बड़े बड़े हाईवेज देश में बन ही रहे, वो तो एक चीज है। कनेक्टिविटी विल बी द सेकंड फैक्टर जो फिर वक्त के साथ इनके पोटेंशियल को कई गुना और बढ़ा देगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह हम लास्ट 5 साल से देख रहे हैं कि जो जिनको पहले छोटा शहर माना जाता था, वहाँ पर भी अब सब जगह एयर कनेक्टिविटी शुरू हो चुकी है। तो अब ये मेरे हिसाब से तो अगले 3 से 4 सालों में जितने आपने मेजर स्थल हैं सांस्कृतिक, इसके आजू बाजू में एयर कनेक्टिविटी का अनाउंसमेंट और एयरपोर्ट का आना ये करीबन करीबन निश्चित है। और आपका जो पिछला सवाल था उसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि पंकज जी ने अपनी रिपोर्ट में जो कवर किया था मक्का के बारे में, जेरूसलम के बारे में, वेटिकन के बारे में, और आपने उससे सवाल पूछा था भाई इसका एक्स्ट्रापोलेशन कैसा किया जाए ऑन दी एग्जिस्टिंग भारतीय सेंटर। उसका एक अच्छा एग्जाम्पल भारत में ही है। यदि तिरुपति को देखा जाए तो 25 साल पहले जो इन लोगों ने तिरुपति के आसपास ज़मीन लेकर अच्छे गेस्ट हाउसेस बना लिए जो वो लोगों को देते हैं ऑब्लाइज का मतलब मदद के हिसाब से, आज
उनकी ज़मीन की वैल्यू तो मेरे को लगता है मोर देन 30-40x बढ़ चुकी है। उससे भी ज़्यादा ये है कि अब वो गेस्ट हाउस वापस कभी वो ज़मीन मिल ही नहीं सकती है। अब यदि किसी को तिरुपति के आसपास कोई गेस्ट हाउस बनाना है तो उसको काफ़ी दूर जाकर ही अपनी जगह बनानी पड़ेगी। तो ये शायद सब शहरों में होने वाला है। जो तिरुपति में हम देख चुके हैं कि जैसे जैसे मंदिर के अंदर लोगों की श्रद्धा बढ़ती चली जाती है, 5 साल 10 साल 15 साल के बाद में ज़मीन के रेट, इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्पीड और ज़मीन की अवेलेबिलिटी, तीनों सब एक ही डायरेक्शन में चले जाते हैं। राइट। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जहाँ पर भी देखिए, जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि ये सारे धार्मिक स्थल या तीर्थ स्थल हमेशा से थे देश के अंदर, ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ आई, लेकिन अभी इनके साथ जो फैक्टर्स जुड़ गए, चाहे अवेयरनेस हो, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, चाहे वहाँ लोकल डेवलपमेंट हो, या फिर वो चीज़ों को जो शायद कहीं शेल में रखी हुई थी उनको फिर से सजा के संवार के उनका जीर्णोद्धार करके सामने लेके आना है। मेरे मन में बस एक कंट्रा क्वेश्चन है, क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा? क्या इसमें कभी कोई उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा? मेरे हिसाब से हम जब चीज़ सीख लेते हैं और लर्न कर लेते हैं, उसे अनलर्न करने में हमें बहुत वक्त लगता है। और आज हमने कल्चरल अवेकनिंग की है, हम आज उसे सीख रहे हैं। और ये हमने बहुत जल्दी सीखा, क्योंकि कारण है हमारे पास हिस्ट्री थी, हम थोड़े इग्नोरेंट थे, हमें पढ़ाया नहीं जाता था, हम उसके बारे में अवेयर नहीं थे। अब जब हमें अवेयरनेस आ गई है, हम अपने कल्चर को जानने लगे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम इतनी जल्दी उसको फिर से भूल जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक शॉर्ट टर्म गेम है, ये अब रहेगा। और मैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे भी बात करता हूँ कि अगर आप पहले देखिए तो लेफ़्ट और राइट होता था, अभी मुझे लेफ़्ट नज़र नहीं आता, क्योंकि लेफ़्ट भी राइट की बात कर रहा है, क्योंकि आज वो भी मंदिर की बात करता है, आज वो भी कल्चरल अवेकनिंग की बात करता है। तो अगर हम इस आयाम में चीज़ों को देख रहे हैं, तो उन्होंने बोल दिया, तो ये सामने सीधा दर्शाता है कि डेमोग्राफिक अवेकनिंग के साथ साथ पॉलिटिकल एटीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो जो सीधे सीधे चीज़ बता रहा है कि जो हमने अभी सीखा है और जो अभी रियलाइज़ किया है, इसको हम जल्दी भूलने वाले नहीं। इनफैक्ट आप ही की रिपोर्ट में एक पॉइंट है और बड़ा कंट्रास्टिंग और अच्छा पॉइंट है, वो ये कि आपने जो ये इंटरनेशनल सारे, चाहे जेरूशलम की बात हो, चाहे मैक्का की बात हो, चाहे वो वेटिकन की बात हो, कि वहाँ एक धर्म विशेष के लोग जाते हैं। बट द गुड थिंग अबाउट इंडिया इज दैट कि यहाँ के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, चाहे वो हिंदू तीर्थ स्थल हों या इवन अजमेर जैसी, आपके उस मैप में अजमेर का भी नाम है, या फिर आप बुद्ध गया की बात कर लें क्योंकि एक अलग कम्युनिटी है, या फिर हम बात कर रहे हैं सिख धर्म का जो सबसे बड़ा स्थल स्वर्ण मंदिर, तो हर तरह की पॉपुलेशन हर जगह जा रही है। और ये हमेशा से रहा है। हम अजमेर शरीफ जाते थे, हम हाजी अली की दरगाह जाते थे, तो ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू हूँ तो मैं मुस्लिम जगह पे नहीं गया हूँ। और मेरे हिसाब से ये छोटी सोच है, और हमारी जो सनातनी धर्म है वो तो अवेकनिंग है और सारे धर्मों को मानने वाली है। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक रीज़न रहा है। और मैं तो देख रहा हूँ कि हर एक रिलीजन्स के लोग जो हैं वो विज़िट करते हैं। मेरे एक फ्रेंड हुआ करते थे, वो पारसी हुआ करते थे, तो वो मंदिर भी जाते थे, चर्च भी जाते थे, मस्जिद भी जाते थे। और मेरे हिसाब से ये फेथ है, और वो फेथ पे आपका जहाँ पे जिस चीज़ का विश्वास है, आप उधर बढ़ते रहेंगे, तो ये चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। राइट। इसमें अभिनंदन, आपका टेक? मैं पंकज से एकदम समर्थन करता हूँ। ये स्ट्रक्चरल चेंज हो चुका है हमारी सोच में कि वी हैव टू गो बैक टू आवर रूट्स, हमको हमारी जड़ों तक वापस जाना है। और जब जड़ों को वापस जाने का सोच युवा पीढ़ी में आ जाता है, तो अगले 40 साल 50 साल तक ये पीढ़ी खुद भी ये करेगी और अगली पीढ़ी को भी यही सिखा के जाएगी। और जिस तरह हमारा भारत का एक समीकरण बन चुका है, उसमें यह है कि ये जो आपने कहा बड़ी अच्छी बात की, हर धर्म के लोग संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे सिर्फ ये धार्मिक पर्यटन नहीं है, ये सांस्कृतिक पर्यटन है। सांस्कृतिक, और सांस्कृतिक पर्यटन में सभी धर्म के लोग जुड़ते चले जाते हैं। और उसकी वजह से जब लोग देखते हैं कि भाई देश में शांति भी आ रही है और आर्थिक ग्रोथ भी हो रही है, तो वो एक परमानेंट जिंदगी जीने का तरीका बन जाता है। जैसे लोग सुबह, बहुत सारे लोग हैं जो रोज सुबह उठ के मंदिर जाते हैं या रोज सुबह उठ के धर्म स्थान पर जाते हैं, वैसे ही अब धीरे धीरे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो साल में उनका मानना है कि 2 बार हमको सांस्कृतिक जगहों पर जाना ही जाना है। इस साल कहीं और गए, अगले साल कहीं और गए, और ये चीज़ चलता रहेगा और अगली पीढ़ी भी इसी को सीखेगी। राइट। तो कल्चरल और स्पिरिचुअल और रिलीजियस, हर तरह का टूरिज्म, मतलब उसमें तीनों टर्म्स मिक्स हो गए। एक और मन में सवाल था, वो इस बार का कुंभ। हालांकि कुंभ हमेशा से एक बड़ा
मेला रहा है आस्था का, पहले भी उसमें करोड़ों लोग आते रहे, लेकिन वो जिस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होके हमको इस बार दिखा, जिस तरीके से उसमें बिजनेस का ऑर्गेनाइज इन्वॉल्वमेंट, बिजनेस तो पहले भी कुंभ में इन्वॉल्व रहता था, वो फिगर्स उतने साफ आते नहीं थे या थोड़े रॉ रहते थे, लेकिन इस बार जिस तरीके से किया गया, अभिनंदन जी सवाल आपसे, आने वाले अब तो क्योंकि 4 स्थान है जहां कुंभ लगते हैं 4-4 साल के अंतराल पे, तो वो भी अपने आप में एक बड़ा बिजनेस चर्नर, रियल स्टेट चर्नर, आगे आगे जितने भी कुंभ आएंगे वो देखने को वैसे ही मिलेंगे। बिल्कुल, अभी एक इस बार जो हुआ है वो एक बेंचमार्क बन चुका है, और मेरा मानना है इसके पहले मतलब एक इंसान की सोच खुल जाती है, तो हमारे देश की सोच अब ये खुल गई है कि 60-65 करोड़ लोग एक जगह पर आ सकते हैं, और 2027 में जो नासिक में कुंभ होने वाला है उसकी चर्चा ऑलरेडी आज शुरू हो चुकी है। उसका रिफ्लेक्शन वहाँ की प्रॉपर्टी प्राइसेस में ऑलरेडी वहाँ दिखना शुरू हो गया है, और वहाँ का जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी अब 2027 की तैयारी के बारे में आज से सोचने लग गई है। तो मेरा मानना है कि अब हमारे अब हमको फ्रीडम मिल चुका है। अब हम वापस इस पार नहीं आएंगे, अब आगे आगे इस पार ही बढ़ते जाएंगे। तो पंकज जी, क्या ये कहें कि रियल एस्टेट का एक नया आयाम खुल गया? बिल्कुल, और हमने ढूंढ निकाला है एक नया ड्राइवर जो केवल आईटी और इकोनॉमिक ग्रोथ पे ड्रिवन नहीं है, वो हमारी पॉपुलेशन और फ्लोटिंग पॉपुलेशन ड्रिवन भी है। तो हम हर एक सिटी की प्रॉस्पेरिटी और इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। अगर हम बहुत कायदे से देखें तो हम जैसे सिटी की पॉपुलैरिटी बढ़ती है वैसे वैसे वहाँ सिटी के रहने वाले लोगों की संपन्नता आती है, उनकी वेल्थ बढ़ती है, और उसके थ्रू हम एक इक्वालिटी की बात कर सकते हैं। और नहीं तो कारण क्या होता है, तो जो रिच होते हैं वही रिच होते रहते हैं। नाउ थ्रू दिस वी आर ट्राइंग टू डू अ प्रॉपर मैनेजमेंट, एंड मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम्पल सामने उठ के आया है, और मुझे लगता है कि ये बेंचमार्क हर एक सिटी इमुलेट करेगा।